Hello, everybody. So it gives me immense pleasure in welcoming you all here in this session of Toppers Talk today. It would be a session of learning and inspiration and celebration of success. Regarding success of Mr. Shubham Shukla, we have Shubham Shukla with us today, and he secured All India rank 116. So many congratulations from we people. So he will be sharing his journey towards this success, and surely it will be a kind of guiding and kind of learning for us. So please welcome Shubham Shukla. Please a big round of applause. तो हमारे पास जब भी ऐसे दिखता था कि क्या अगला ऑप्शन है, तो वी यूज़ टू हम फाइंड आउट करते थे कि क्या ऑप्शन हम कर सकते हैं। तो पहले आईटी का ऑप्शन दिखा, तो मैंने आईटी जेई की तैयारी की। आई वेंट टू कोटा एंड देन आई रियलाइज़ कि एक साल में कुछ हो नहीं पाया वहाँ, कल्मिनेटेड प्रोबेबली इस सक्सेस के लिए। तो मैं उसकी भी बात करूँगा थोड़ा, और फिर इस हिसाब से चीज़ें चली। और फिर 2019 में आई गेव माई फर्स्ट प्रीलिम्स। कॉलेज की सेरेमनी चल रही थी और मैंने पहला प्रीलिम्स दिया, होपिंग दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आई विल मेक इट। आई फेल्ड इन प्रीलिम्स। देन फिर प्रीलिम्स फेल होने के बाद समझ में आया कि अच्छा, मैंने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर दिया। आई अटेम्प्टेड ओनली 73 क्वेश्चन। समझ में आया कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। इन 2020 आई अगेन गेव अटेम्प्ट। थोड़ा सा मैंने अपने ऑप्शनल पे काम किया, चीज़ों पे काम किया, एंड एट दैट टाइम मेरे प्रीलिम्स में कुछ 120 नंबर आ रहे थे। प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ। आई वेंट टिल इंटरव्यू। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देन आई गेव माई थर्ड अटेम्प्ट। 10 दिन का कुछ प्रीलिम्स का टाइम था उसमें, और फिर मेरा प्रीलिम्स आउट हो गया मैं इन माई थर्ड अटेम्प्ट। और जब रिजल्ट आया 1 साल बाद, तो लगा कि कुछ पॉइंट नंबर से प्रीलिम्स फिर से रह गया मेरा। Then in fourth attempt, I again gave prelims in, mains in, went till interview, missed the final cutoff by 6 marks. Fortunately, I land into Sports Authority of India because generally interview candidates को कुछ ऐसे offers मिल जाते हैं। I am working in Sports Authority of India in the post of Assistant Director, and in 2023, क्योंकि वो इतना लंबा जर्नी हो गया, और जो जिस व्यक्ति ने सोच रखा है कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, उसको इतना टाइम लग गया, तो वो बड़ा डिसहार्टनिंग टाइप का हो जाता है। एंड मेरे पास हिम्मत नहीं बची थी कि 2023 आई नहीं दिया, एंड ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा एंड आई विल नॉट गिव अ प्रीलिम्स एग्जाम। नहीं किया, लेकिन होती है जर्नी। फिर करेज गैदर की, एंड अगेन इन 2024 आई गिव माई अटेम्प्ट, एंड दिस टाइम प्रीलिम्स इन, मेन्स इन, एंड इन इंटरव्यू, एंड फाइनली आई गॉट इन टू 116 रैंक। So this was a journey in itself। एक लंबी जर्नी रही है, लेकिन ये जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड आई एम ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर, सो दैट कि मैं आप लोगों को और जो भी ये देखेगा उन लोगों को मैं बता पाऊँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है, और क्या चीज़ों को हम कर सकते हैं और क्या चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। फर्स्ट आई विल टेल माई एक्सपीरियंस, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वी विल टेक ऑन टू इट। सो टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न, जनरली आप सब लोगों को पता ही होगा कि 3 स्टेजेस में ये प्रोसेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट जो मुझे समझ में आया है अपनी प्रिपरेशन में, या मैं लोगों को देखता हूँ, तो लोग ना प्रीलिम्स और मेंस में ही घूमते रह जाते हैं। दे नेवर टॉक अबाउट द इंटरव्यू। और जनरली मैंने भी, इंटरव्यू की हम बात तभी करते हैं जब हमारा मेंस में नाम आता है कि अच्छा अब मेंस हो गया है और अब हमें इंटरव्यू की तैयारी करना है। देन फिर वहाँ पे हम बहुत पजल्ड हो जाते हैं। देयर आर ब्लेस्ड पीपल जिनका बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है, जिन्होंने कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से कर रखी है, जिन्होंने बहुत सारी अपनी हॉबीज परस्यू कर रखी हैं, एंड दे विल गेट गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू। बट देन देयर आर द पीपल हु कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड,
जो कि एकेडमिक्स में ही रेस्ट्रिक्ट रह गए हैं, उनके लिए शायद 2 महीने में 3 महीने में तैयारी करना इंटरव्यू की बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अगर आपने देख रखा होगा टॉपर्स के मार्क्स भी, तो जनरली इंटरव्यूज में 138 मार्क्स भी मिलते हैं। मैं अपनी ही कहानी बताऊं तो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने इंटरव्यू दिया तो आई गॉट 138 इन द इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू वॉज द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ विच माई नेम वॉज नॉट इन टू द लिस्ट. In my second interview, I got 158. Again, interview was the reason because of which I could not get into the list. This time I got 185. Again, interview is the reason because of which I got into the list. मेरे मेंस में 780, 795, 795 ऐसे ही नंबर रहे हैं, तो मेरे मेंस में बहुत नंबर का चेंज नहीं हुआ है, बट इट वॉज मेनली इंटरव्यू विच वॉज मेकिंग मी आउट एंड विच मेड मी इन ऑल्सो. सो एक इंटरव्यू एक बड़ा फैक्टर है, उसको हम बात करते हैं, लेकिन इसके पहले हम प्रीलिम्स और मेंस की थोड़ा बात कर लेते हैं. जनरली प्रीलिम्स का सिलेबस काफ़ी लूजली डिफाइंड है अगर आप लोग देखोगे तो, और पेपर भी काफ़ी अजीब सा आता है प्रीलिम्स का. इसमें से कितने बच्चे हैं जो प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार? नो वन इज गिविंग द प्रीलिम्स ना. ओके, आई थॉट कि पीपल आर गिविंग द प्रीलिम्स एंड दे आर सिटिंग हियर. तो प्रीलिम्स आप, और जो अगले साल प्रीलिम्स देंगे कितने बच्चे हैं इसमें से? ओके, सो एवरीवन इज गिविंग द प्रीलिम्स. सो इट इज़ रियली गुड कि आप लोग के पास एटलीस्ट 1 साल है, और 1 साल में हम प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी कुछ कर सकते हैं. जनरली प्रीलिम्स का मैं बोलूँगा कि प्रीलिम्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. इट इज़ नॉट कि जनरली हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, हम PYQ सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक जो बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है या क्वेश्चन आया और आपको उस चीज को महसूस करना कि अच्छा ये ऑप्शन गलत हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है, वो नर्व को पकड़ना बहुत जरूरी है. हम इसीलिए आई विल सजेस्ट कि एक तो आपको बेसिक सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है. देयर विल बी मल्टीपल टॉपर्स जो कि बात करेंगे कौन सी बुक्स जरूरी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक जरूरी है. तो आई विल नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि अपन को टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है. बुक्स जनरली मैंने भी वही पढ़ रखी हैं जो सब ने पढ़ रखी हैं. अनफॉर्चुनेटली एंशिएंट मेडिवल के लिए कोई किताब नहीं है एज सच, तो जो भी हमें मटेरियल मिलता है, विजन IAS का मिलता है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ही हमें पढ़ना है. इकोनॉमिक्स का मटेरियल थोड़ा सा बुक कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसके लिए भी आपको जो भी मटेरियल मिलता है और जो भी जहाँ से भी आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो. इन इकोनॉमिक्स कंसेप्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी के लिए आपको NCERTs ही पढ़नी है, मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है. मॉडर्न इंडिया में बहुत अनकन्वेंशनल सवाल आते हैं, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. कि अब जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे चैनल्स आते हैं जो बहुत रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं पेपर का. इस बार भी अभी पेपर होगा, एंड देन देयर विल बी पीपल कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन इस किताब से आ गया. तो जनरली जो न्यू टॉपर्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ये भी किताब अब पढ़नी है क्या? आप नहीं पढ़ सकते. वी ह्यूमन, हमारी जो एबिलिटी है चीज़ों की बहुत लिमिटेड है. तो हम एक वही किताब को हम 10 बार पढ़े बजाय कि हम 5 किताबें पढ़ लें, जो इसका कोई सेंस नहीं बनता है. तो आई विल सजेस्ट यू कि भले UPSC कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करे, आपको अपने सोर्स पे स्टिक करना है, और सोर्स से ही बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है. अगर आप अभी भी सारे टॉपर्स को देखोगे तो कोई भी ऐसी किताब नहीं पढ़ा जिसका आपने नाम नहीं सुन रखा है. हर कोई सेम किताब ही पढ़ता है. उस किताब को ही आपको पढ़ना है और कोशिश करना है कि 2 से 3 बार आप सारी किताबें पढ़ लो. लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो. करंट अफेयर्स के लिए आई विल सजेस्ट कि करंट अफेयर्स के लिए 2 चीजें आई विल सजेस्ट. सबसे पहले तो न्यूज़पेपर. आई विल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर सबको पढ़ना चाहिए. न्यूज़पेपर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि न्यूज़पेपर में से डायरेक्ट प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, न्यूज़पेपर से डायरेक्ट मेंस में सवाल आते हैं. आपको न्यूज़पेपर इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि इससे ना आपकी डेली बेसिस पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. अच्छा रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है डेली बेसिस पे, मे बी यू आर नॉट एबल टू रिकॉल ईच फैक्ट, लेकिन धीरे धीरे करके अच्छा अभी बात चल रही है, अब थोड़ा सा स्टेलमेट हुआ है, अब कुछ हो रहा है, इस प्रकार से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. और जो भी एडिटोरियल्स होते हैं, जो भी अच्छे एक्सपर्ट्स उन एडिटोरियल्स को लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन एडिटोरियल्स में हमें भी समझ में नहीं आती थी, ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा है. लेकिन आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ो जो भी बेसिक समझ. तो न्यूज़पेपर आई वॉज टॉकिंग अबाउट. इन न्यूज़पेपर, जनरली न्यूज़पेपर को मैं इसलिए प्रायोरिटाइज करता हूँ कि इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर से हर दिन हर चीज़ के नोट्स उठाने हैं. कभी कभार आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा, एथिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लग गया, ऐसे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लग गया, कुछ अच्छा पॉइंट मिल गया जो आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, यू कैन राइट दोज पॉइंट.
लेकिन न्यूज़पेपर को आप सिर्फ एक बेसिक जेनेरिक रीडिंग के लिए, इससे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका रीडिंग काफ़ी इंप्रूव होगा, आपको अच्छे डाइवर्स व्यूज़ मिलेंगे लोगों के, और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, बिकॉज इन इंटरव्यू दे आस्क इन द लेयर्स, डिफेंस में घुस जाएंगे तो वो एक लेयर आपको पता होती है शायद, लेकिन दूसरी लेयर मतलब इट्स लाइक एन ऑनियन, जब पीलिंग होती है तो दूसरी लेयर पे खोल रहे हैं तो फिर हम शेकी हो जाते हैं कि यार इतना डिटेल में तो अपने को पता नहीं है। इन न्यूज़पेपर बहुत डिटेल्स में चीज़ों की बात होती है कि इक्विपमेंट की बहुत डिटेल्स में बात होने लग गई, तो उससे ना वो सारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो आई थिंक न्यूज़पेपर उस लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन फिर आपका ऐसे पार्ट, बिकॉज ऐसे इज नाउ एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग, बिकॉज ऐसे में नंबर ही नहीं मिल रहे हैं। तो आप अगर बहुत न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका राइटिंग थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा, तो दिस इज वाई आई एम एम्फेसिस ऑन द न्यूज़पेपर। लेकिन आपका जो बेसिक क्रक्स है करंट अफेयर्स का, दैट हैज़ टू बी सम मैगजीन। आप कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन रेफर कर सकते हो। जनरली व्हाट आई यूज्ड टू रेफर विजन आईएएस, इनका पीटी 365 आता है और इनका मेंस 365 होता है। तो जनरली क्या होता है कि हर एक टॉपर एक मैगजीन ही पढ़ रहा है। एंड प्रीलिम्स का आपको समझना पड़ेगा कि दिस एग्जाम इज वेरी रिलेटिव इन नेचर, ठीक है, रिलेटिव इन अ सेंस कि मान लो बहुत टफ सा क्वेश्चन आ गया या बहुत सी ऐसी चीजें आ गई जो किसी को नहीं पता है, तो अगर आपको भी नहीं पता है तो इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन योर रिजल्ट। लेकिन मान लो कि बहुत सारे टॉपर्स मैगजीन ही पढ़ रहे हैं और आपने मैगजीन ही छोड़ दी, आपने मैगजीन ही नहीं पढ़ी, आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह गए। तो मैगजीन में जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन कि यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज रिसेंटली में क्या डिक्लेयर हुआ है, इट वाज डायरेक्टली मेंशन ऑन द विजन मैगजीन की कल्चर में, इट वाज देयर। तो ऐसे सवाल की जो कि एकदम फैक्ट बेस्ड है और आपको पता है या नहीं पता है, तो अगर आप मैगजीन पढ़ोगे तो ये बेसिक सवाल आपके सही हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसिस ऑन कि मैगजीन अपने को पढ़नी है, और अगर मैगजीन के बियॉन्ड कोई सवाल आ रहा है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो एक तो ये हो गया कि हमें कुछ स्टैटिक बुक्स पढ़नी है और हमें मैगजीन्स पढ़नी है, इससे आपको शायद से 30 से 35 सवाल जो भी पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं उनमें से हो जाएंगे। देन कम द नेक्स्ट पार्ट कि अब हमें बचे हुए 70 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। माई एक्सपीरियंस ऑफ प्रीलिम्स वॉज दिस कि लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई अटेम्प्टेड ओनली 74 क्वेश्चन, इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट आई अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चन। उसके बाद फिर मेरे 100 क्वेश्चन, मैं 100 क्वेश्चन करके आता था हर बार प्रीलिम्स में, और ऐसा नहीं है कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन बन रहे हैं इस वजह से आई वॉज डूइंग। तो वो एक आपको आफ्टर अ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिकल गेसिंग हो सकती है, क्या आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स लगानी है, बिकॉज क्वेश्चन हर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसी से क्वेश्चन आ जाए, और अगर आ भी गया तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको आइडेंटिफाई करना कि क्योंकि वी कैन नॉट रिवाइज। एक पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और आप ऐसे 35 पेपर करोगे, 3500 क्वेश्चन, आप वी कैन नॉट रिमेंबर कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ना उन पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर को सॉल्व करते हुए आपको चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा एलिमिनेशन ट्रिक कैसे वर्क करती है। देयर आर पीपल, देयर आर थिंग्स इन द मार्केट जो कि लॉजिकल गैसिंग और ये सब चीजों की वर्क करते हैं, लेकिन वो अपने को इतना समझ में नहीं आती है अनटिल अनलेस वी सॉल्व इट। तो आई विल सजेस्ट यू कि आफ्टर रीडिंग द स्टैटिक बुक्स, आफ्टर डूइंग द करंट अफेयर्स, आप पेपर बहुत सारे सॉल्व करो। और अगर जैसे कि अभी आपके पास 1 साल का वक्त है जैसे, तो जनरली अभी हम मेंस के जोन में होते हैं कि हम अपना ऑप्शनल कर रहे होते हैं, अपने मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, इतना हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं। देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि 10 से 12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन दिन करके आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कुछ हो सके तो आप जो पढ़ रहे हो उसमें से सॉल्व करो, कि पॉलिटी आपने पढ़ा उसको ही सॉल्व कर लो। देन ऑल्सो डू सम रैंडम क्वेश्चंस कि कुछ नहीं पता है आपको और आप सॉल्व कर रहे हो उन क्वेश्चन को। देन ट्राई टू कम कि अच्छा ए एलिमिनेट हो गया, ए नहीं लग रहा है, बी एलिमिनेट हो गया, सी और डी में डाउट हो रहा है, लेट गेस सी। फिर देखो कि आपके ऐसे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, क्यों, आपको क्या लग रहा है, आप क्या गेस कर रहे हो, क्या सही हो रहा है। फिर उससे आप कुछ डिसिफर कर पाओगे कि अच्छा इस प्रकार की, जैसे जहां पे लिखा रहता है कि ओनली दिस इज करेक्ट या ओनली दिस इज पॉसिबल, तो फिर समझ में आएगा कि नहीं नहीं, जब ओनली वाले स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली ये गलत होते हैं, क्योंकि और भी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल इसमें। साइंस एंड टेक में जो सवाल आते हैं, बहुत रैंडम साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी टेक्नोलॉजी है वो उसमें से क्या क्या चीजें पॉसिबल है, कैन बी करके आया। तो उसमें क्या होता है कि सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, तो अगर ABCD ऑप्शन में है तो हम ABCD क्लिक कर दिए। तो इस प्रकार की चीज, आई एम नॉट गोइंग इनटू इन डेप्थ ऑफ दोज एलिमिनेशन ट्रिक्स, चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब में और आप देख भी सकते हो। लेकिन ये चीज़ों की प्रैक्टिस जब आप खुद से करोगे
तो आपको ज़्यादा रियलाइज होगा। माई जस्ट एम्फेसिस फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स इज कि आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्व करो, और मॉक टेस्ट से कभी डरना नहीं है, क्योंकि जनरली मेरे भी 60 नंबर आते थे मॉक टेस्ट में, 70 नंबर आ रहे हैं तो अपन डर जाएं कि अरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट को जनरली एज अ बुक रखो कि अच्छा आपके 70 नंबर आए, देन विल सी कि इसके आंसर्स क्या हैं। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका हॉरिजेंटल डायमेंशन कितना आप एक्सपैंड कर सकते हो। मे बी आप इन डेप्थ मत जाओ, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, और पढ़ भी आप लिमिटेड बुक्स ही सकते हो, तो जो मॉक टेस्ट से आप क्या करोगे कि आप जो नॉलेज आपको नहीं पता है वो नॉलेज भी आप गेन करते जाओगे साइमल्टेनियसली। तो फिर जब एक्चुअल में यूपीएससी का पेपर आता है जहाँ पे वो एलिमिनेशन ट्रिक्स और ये सब चीज़ों का कल्मिनेशन होता है, तो वो आपकी जो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन की नॉलेज है ना, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड दिस वर्क फॉर मी एक्चुअली कि इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई गॉट 120 मार्क्स। देन फिर जब मेरा प्रीलिम्स रुका भी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में, तो मेरे को पता चला कि मेरा पॉइंट नंबर से ही रुका है। तो मैंने जो चीज़ रियलाइज़ की कि अटेम्प्टिंग द मोर क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करो। दे आर ओनली फ्यू पीपल जो कि जिनका एक्यूरेसी बहुत ही एग्जैक्ट होता होगा कि वो 60-70 क्वेश्चन में काम चल जाता होगा उनका, लेकिन जनरली फॉर एवरीवन क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करने से हमें कभी डरना नहीं है अपने को एलिमिनेशन से या निगेटिव मार्किंग से। क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे, ये भी आप ट्राई करके देखना कि अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे तो कम से कम उसमें से 3 सवाल आपके सही हो ही जाएंगे, 7 गलत हो गए तो भी आपका नेट 0 होगा या नेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने को निगेटिव मार्किंग से नहीं डरना है, अपने को मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप ये अप्रोच सीखोगे कि एलिमिनेशन कैसे करना है, लॉजिकल गैसिंग कैसे करना है, अपने नॉलेज बेस को कैसे बढ़ाना है। तो दिस इज समथिंग जो प्रीलिम्स का जिस्ट है, जो कि हेल्प करता है क्लियर करने के लिए। बाकी बुक्स वही हैं, करंट अफेयर्स वही है, न्यूज़पेपर वही है, लेकिन मुझे लगता है ये जिस्ट समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जिस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। और मॉक टेस्ट पेपर से कभी नहीं डरना, नंबर से कभी नहीं डरना है। नंबर अगर आपके 50 भी आ रहे हैं तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग, नंबर आपके 120 भी आ रहे हैं तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग। दैट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस दिन पे अपने को अच्छा करना है। प्रीलिम्स का मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। देन कम्स द मेंस पार्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना प्रीलिम्स अनकन्वेंशनल है या जितना प्रीलिम्स जो है वो लूजली डिफाइंड है बाय द यूपीएससी, उतना ही मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिफाइंड है। अगर आपने मेंस का सिलेबस देखा होगा तो GS1 का सिलेबस, GS2, GS3, GS4 बहुत प्रॉपरली ढंग से डिफाइंड है। उसमें भी GS1 लूजली डिफाइंड है, GS2 और GS3 बहुत ही तरीके से डिफाइंड है। अनफॉर्चुनेटली लेकिन क्या होता है कि GS3 में नंबर नहीं आते। सबसे बेटर ढंग से डिफाइंड GS3 ही है, स्टिल उसमें नंबर नहीं आते हैं। तो हमें हर सब्जेक्ट की अप्रोच को पहले, फॉर मेंस व्हाट आई विल सजेस्ट कि हर एक टॉपिक पे आपके पास नोट्स होने चाहिए अपने। कि फॉर एग्जांपल जैसे टॉपिक मेंशन्ड है इन GS3 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो नोट्स कैसे होने चाहिए अपने पास कि व्हाट इज द डेफिनेशन। देन फिर 10 पॉइंट होने चाहिए अपने को इश्यूज के, व्हाट आर द इश्यूज इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एज सच। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कितने हैं, 4, 5, 6 गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देन द वे फॉरवर्ड। इस प्रकार के ना अपने को 3 पेज के नोट्स हर एक टॉपिक पे मेंस के होने चाहिए, फॉर GS2 ऑल्सो, फॉर GS3 ऑल्सो, फॉर GS4 और GS1 भी ऑल्सो। जनरली GS2 GS3 की हम एक साथ बात कर लेते हैं क्योंकि ये लगभग सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ की डेफिनेशन क्या लिखना है, इश्यूज क्या लिखने हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आएंगे, वे फॉरवर्ड आएंगे। इस प्रकार के अपने को सारे टॉपिक्स पे GS के नोट्स बना लेने हैं। दिस विल बी आवर फर्स्ट थिंग, जो कि मतलब सबसे प्री रिक्वेस्टिव है कि ये चीज़ होनी चाहिए। देन ओनली यू गो फॉर द सेकेंड थिंग इन द मेंस। और अभी ही सबसे बढ़िया टाइम है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गाइज आर गिविंग द अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर, तो अभी ही बहुत बढ़िया टाइम है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको उसमें से भी एक्सट्रैक्ट करके आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। वो 3 पेज से 4 पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट विल बी बहुत हैवी बाद में और वो रिवीजन हो नहीं पाता है फिर। तो अपने को उसमें से, और उसमें भी अपने को कोशिश करनी है कि जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया तो कुछ एक एक्सपर्ट की डेफिनेशन लिख ली कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज दिस एंड दैट, ऐसा करके। और जब इश्यूज आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू अशोक गुलाटी, तो ऐसे अब अगर एक्सपर्ट्स के नाम लिख रहे हो चीज़ों पे, और ये एक्सपर्ट्स के नाम आपको कैसे पता चलेंगे, थ्रू न्यूज़पेपर, बिकॉज मैगजीन में ये सब नहीं लिखा होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको लोगों से बेटर करेगा, क्योंकि लोग हर कोई सेम चीज़ ही पढ़ रहा है। तो आप
लोगों से कैसे बेहतर हो पाओगे, इन चीज़ों के थ्रू हो पाओगे कि आप कोई एक्सपर्ट्स को कोट कर रहे हो, कोई आप अच्छा डेटा डाल रहे हो, आप डायग्राम्स अलग बना रहे हो, दैट वी विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है कि आपको हर एक टॉपिक का आपके पास नोट्स होना चाहिए फॉर मेंस। देन ये GS2 GS3 का हो गया। GS1 में क्या होता है कि अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस थोड़ा सा लूजली डिफाइंड है। जैसे GS1 में बात कर लेते हैं मॉडर्न इंडिया में भी कि मॉडर्न इंडिया विल कम फ्रॉम द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। बट मिड ऑफ द 18th सेंचुरी से तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, अंटिल दिस तो पता नहीं कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं अंडर द सन, लेकिन ऐसा नहीं है जनरली। फिर आप देन हियर कम्स द PYQ पार्ट। आपको हर एक चीज़ के लिए पास्ट प्रेसिडेंट क्या रहा है, पास्ट में यूपीएससी ने कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछ रखे हैं, वो चीज़ों को एम्फेसाइज करना है। तो PYQ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको देखना है फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो एंड फॉर द मेंस ऑल्सो। PYQ तो हमेशा हमारे एक बाइबल की तरह होता है और PYQ को तो आपको अच्छे से करना ही है। फॉर प्रीलिम्स व्हाट आई मिस्ड उस टाइम पे कि PYQ जनरली जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, टिक किया, आगे बढ़ा, ऐसा नहीं करना है। जनरली इन हिस्ट्री पार्ट क्या होता है कि कभी कभी यूपीएससी जो बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ ऐसा है जो बहुत मतलब अपने कभी पढ़ ही नहीं रखा है, उस बार अगली बार उससे वो सवाल पूछ लिया। तो जो 2-3 ऑप्शंस नहीं भी करेक्ट हैं उनमें भी हम थोड़ा सा रिसर्च कर लें। एंड फॉर दिस विजन IAS देयर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स विच आर कमिंग अप फॉर द थीम्स वाला पार्ट, कि वो आपका काम काफ़ी आसान कर दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा भटकना भी नहीं है उसमें। देन कम्स द AI वाला पार्ट, चैट जीपीटी इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आप चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो तो बहुत बढ़िया है। मतलब उस फिर आपको कुछ देखने की आपने वो टॉपिक डाला और आपको डायरेक्ट ही कुछ 3-4 पॉइंट मिल गए, 3-4 पॉइंट ही पढ़ना है, बट चैट जीपीटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैट जीपीटी का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और मेंस की जब मैं बात कर रहा था तो मेंस में क्या होता है कि जैसे मॉडर्न इंडिया का हो गया, तो मॉडर्न इंडिया में आपके थीम्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्वदेशी मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। आप देखोगे इनमें से ही जनरली यूपीएससी सवाल पूछता है, तो इन थीम्स पे आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन कैसे, इसमें भी आपको 3 पेज का नोट बनाना है कि व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, की मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर और मूवमेंट एक्चुअल में इसका कॉज क्या था, ऐसा करके आप इंट्रो बना दो। देन फिर मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, डिफरेंट पार्ट्स में, स्पेक्ट्रम में भी ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे अनफोल्ड हुआ, महाराष्ट्र में कैसे हुआ, नॉर्दर्न पार्ट्स में कैसे हुआ, सदर्न में कैसे हुआ। देन फिर मूवमेंट के क्या पॉजिटिव आउटकम्स रहे फॉर द लॉन्ग लास्टिंग नेशनल मूवमेंट, तो उसकी 4-5 पॉइंट बना दो। एंड देन फिर मूवमेंट के ड्रॉबैक क्या हुए, कि क्यों मूवमेंट फेल हो गया, क्या इश्यूज हो गए मूवमेंट के, ऐसा करके, एंड देन एक प्रॉपर कंक्लूजन। तो ऐसा करके ये आपको सारे नोट्स सारे ही टॉपिक पे बना लेने हैं फॉर द हिस्ट्री वाला पार्ट भी। ठीक है, अभी तो आई वाज जस्ट टेलिंग। ठीक है, थैंक यू। तो जनरली क्या है कि मेंस के लिए आपको ऐसे अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। और जनरली एंशिएंट और मेडिवल के लिए कभी कभी सिलेबस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं रहता है। एंशिएंट मेडिवल के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि हर एक टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी डायनेस्टीज़ हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टोन एज में क्या कल्चर रहा है, और लोगों का इसमें कल्चर पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है फॉर द मेंस वाला पार्ट, कि स्टोन एज में कैसा कल्चर रहा है, कैसे लोग स्टोन बनाते थे, क्या फूड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, व्हील सिस्टम क्या था, और जो भी पॉइंट्स आते हों कल्चर के आप उसमें डाल लो। देन कम द एजेस, मौर्यन पार्ट हो गया, गुप्ता पार्ट हो गया, चोला पार्ट हो गया, देन फिर कम्स द राजपूत डायनेस्टीज ऑल्सो, देन द दिल्ली सल्तनत, एंड देन इट विल कल्मिनेट इनटू मराठाज एंड एवरीथिंग। तो इस प्रकार से आपको हर एक टॉपिक पे आपको बेसिक सोशल लाइफ कैसे थी वहाँ की, कुछ पॉइंट्स की सोशल लाइफ में भी क्या क्या आप पॉइंट सोच सकते, दिस इज ऑल ब्रेन स्टॉर्मिंग। जिसमें ऐसा नहीं कि यूपीएससी डायरेक्ट सोशल लाइफ पे कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो आपको हर एक टॉपिक पे ऐसे बनाना है, सोशल लाइफ क्या थी, पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, देन फिर एक पॉइंट आएगा कल्चरल लाइफ कैसे थी। तो कल्चरल लाइफ में भी अगर आपने नितिन सिंघानिया यूज़ की हो तो उसमें क्या है कि हर एक जैसे उसमें क्या है कि हर एक चैप्टर है, क्वाइन है, आर्किटेक्चर है, डांस है, पेंटिंग है, तो उससे आप वो पॉइंट ले सकते हो कि अच्छा चोला में पेंटिंग कैसे थी, चोला में डांस फॉर्म कैसा था, चोला में आर्किटेक्चर कैसा था, चोला में लिटरेचर कैसे थी। अगर आपको ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, देन अगेन आई विल से कि AI विल वर्क हियर। चैट जीपीटी पे डालोगे कि चोला का पॉलिटिकल एज कैसा था,
इकोनॉमिक एज कैसा था या आर्ट एंड कल्चर कैसा था, इसमें पेंटिंग कौन सी थी, कुछ और हर एक पॉइंट पे कुछ एग्जांपल्स आप लिखोगे कि लिटरेचर में कि उनमें तमिल एपिक्स ऐसे थी, या डांस फॉर्म में ऐसा डांस फॉर्म था, द्रविडियन डांस फॉर्म था, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर थे। ये सब चीज़ों को आप करते जाओगे तो हिस्ट्री का नोट्स ऐसा बनेगा अपना कि हर एक एज को इस प्रकार से अपने को एनालाइज कर लेना है। GS2 GS3 का नोट्स अपने को डेफिनेशन, इश्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड वे फॉरवर्ड के फॉर्म में बनेगा। तो ये आपका मेंस का फर्स्ट चीज हो गया जो कि मेंस आपका यहाँ पे रुकता नहीं है, लेकिन दिस इज द बेसिक फाउंडेशन जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टीचर्स पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं जो भी है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। हर एक टॉपिक पे आपको 3 पेज का नोट आपका रेडी होना चाहिए। फिर आता है आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये आता है कि नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। तो जब आप आंसर लिख रहे हो तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं अपनी, आपको रटनी है चीज़ें। मेंस इज ऑल अबाउट रटना। अगर लोग बोलते होंगे कि समझ करके हो जाता है, तो नहीं होता है, बिकॉज हमें बहुत जल्दी जल्दी लिखना है। अगर आप रटोगे नहीं तो वो पेन नहीं चलेगा आपका, आप याद ही करते रह जाओगे। और रट जाती हैं चीज़ें धीरे धीरे करके, आप 2 बार 3 बार 4, उसी नोट्स को आपको 10 बार पढ़ना है। मेंस के पहले 10-12 बार पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ को कंसाइज करना है सो दैट हमको रटना भी ईजी हो जाए। अगर हम उसको बहुत एक्सपैंड कर लेंगे इट बिकम्स वेरी टफ। तो मेंस के लिए एक फर्स्ट चीज़ हो गई। देन कम्स द आंसर राइटिंग पार्ट। अब आंसर राइटिंग पार्ट पे आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना है। क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हुए, कभी कभी क्वेश्चन आड़े तिरछे आ जाते हैं कि डायरेक्टली हम अपने नोट से चीज़ें नहीं ले सकते हैं। देन फिर वहाँ पे आप वो आंसर राइटिंग की चीज़ों को सीखोगे कि आंसर राइटिंग एक्चुअली में क्या होती है। जनरली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैंने अपने फर्स्ट आंसर्स लिखे थे तो मैं अपने दोस्त से बोलता था कि यार हमारा जनरली 50 नंबर का टेस्ट होता था इन कोचिंग ओनली। तो अपने दोस्त से मैं बोलता था यार कि इसमें शायद मेरे 22 नंबर 25 नंबर आ जाएंगे। जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो मुझे 2.5 मिला था 50 आउट ऑफ। तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। और जनरली मुझे लगता था कि मेरा राइटिंग वेटिंग ठीक है, अपन ठीक लिख लेते हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि नो, इट इज़ नॉट वॉट आपको लगता है, इट इज़ की एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले पार्ट को बहुत ज़्यादा एड्रेस कर दिया, शायद दूसरा पार्ट हमने छोड़ दिया। तो क्या होता है कि ये भी आपको यूट्यूब में बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और डिमांड को कैसे एड्रेस करना है। देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, इल्यूसिडेट, इलस्ट्रेट। तो ऐसे करके आप कहीं भी, अगेन आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस बिकॉज दैट इज रीडली अवेलेबल इन द मार्केट और प्लेथोरा ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर दिस। कि आपको जो डिमांड है क्वेश्चन की, जैसे क्रिटिकली एनालाइज आया है तो क्रिटिकली एनालाइज में आपको दोनों पार्ट क्वेश्चन के एड्रेस करने पड़ेंगे। डिस्कस आया तो डिस्कस में आपको सारे डायमेंशंस क्वेश्चन के खोलने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उस हिसाब से क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बार मेरे साथ क्या दिक्कत हो गई थी, आई एम जस्ट शेयरिंग एन एनेक्डोटल एविडेंस, कि एक पॉवर्टी का क्वेश्चन आया था GS2 में। मुझे आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन, कि पॉवर्टी का क्वेश्चन था, फिर उसमें इश्यूज पूछे थे एंड देन फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ ऐसा पूछा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपको बहुत जल्दी लिखना पड़ता है पेपर, और इट वॉज समथिंग जो कि मैं एकदम लास्ट 30 मिनट्स में लिख रहा हूँ पेपर को, तो वो क्वेश्चन में मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में पॉवर्टी लिखा और फिर मैंने पढ़ लिया कि डायरेक्ट कि क्या इश्यूज हैं। आई मिस द गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाला पार्ट। फिर जब मैं क्वेश्चन के सेकेंड पेज के आधे में आ गया, देन आई रियलाइज कि अरे इसमें तो एक और पार्ट पूछा हुआ था। फिर मैं किसी तरह स्पेस को मैनेज करके आई एम राइटिंग दैट कि थोड़ा बहुत हाईलाइट हो जाए। आई वॉज नोइंग दैट आंसर, लेकिन अगर आपने स्पेस को मिसमैनेज कर दिया तो इवन आफ्टर नोइंग यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ बेटर आंसर। तो हाउ यू आर मैनेजिंग द स्पेस, हाउ यू आर राइटिंग द आंसर, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग नोट्स एंड लर्निंग थिंग्स। और इसीलिए मेंस के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हैवी प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होगे। मतलब मुझे याद है अभी भी कि लाइक आई शेयर कि आई गॉट 2.5 मार्क्स, देन आई ऑल्सो गॉट विजन के टेस्ट में 120 125 आउट ऑफ 250। तो ये एक अपने आंसर राइटिंग इज अपने आप में एक जर्नी है। और ये आपको, जैसे मैं जितना भी आपको बता लूँ, आपको नहीं समझ में आएगा अनटिल अनलेस आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और बार बार टीचर से अपने डाउट पूछोगे, सर इसमें मुझे नंबर कम क्यों मिल गया। फिर आपको समझ में आएगा अच्छा इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और आपको 2 ही पार्ट दिख रहे थे। तो वो इट इज़ ए वेरी इवोल्यूशनरी जर्नी एंड दैट यू नीड टू डेसिफर कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन की डायमेंशन को एड्रेस करना है। बेसिक मटेरियल आपका यही रहेगा, और फिर राइटिंग जितना आप करोगे उतना आपका ये मटेरियल जो है वो इन्हांस होता जाएगा। थर्ड थिंग दैट कम्स इन आंसर राइटिंग इज की योर डायग्राम्स।
डायग्राम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मतलब मैं अगेन अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इस बार GS1 का पेपर वॉज वेरी टफ. मतलब काफ़ी अजीब सा पेपर आया था और देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन. ट्विस्टर आ गया था, कुछ नॉर्दर्न लाइट्स पे भी सवाल था. तो ऐसे करके 2 3 4 सवाल बहुत डिफिकल्ट थे. एंड मुझे लग रहा था कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे GS1 में. फॉर्चुनेटली GS1 ने इस बार मुझे पुश किया. आई गॉट 117 इन GS1. दैट इज अमंग द गुड मार्क्स इन GS1. अब रेट्रोस्पेक्टिवली व्हाट कैन आई एनालाइज कि क्या वर्क किया होगा मेरे लिए. मे बी कि जैसे चोला का क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन मुझे आते थे ना उसमें मैंने बहुत सारे हैवी डायग्राम्स बनाए. चोला का मैंने नटराज का डायग्राम बनाया, उसमें जो भी मुद्रास थी दैट इज प्रॉपरली मेंशन इन दी बुक्स. और जो भी आप अगर जैसे हमने भी टॉपर के नोट्स देख रखे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपर नोट्स अवेलेबल अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. आप उन टॉपर्स के नोट्स उठाओ, आर्ट एंड कल्चर के डायग्राम्स वहाँ से उठा लो. उन्होंने टॉपर्स ने आर्ट एंड कल्चर के डायग्राम्स का अलग नोट बना करके उस प्लेटफॉर्म पे छोड़ रखा है. तो आप वहाँ से डायग्राम उठाओ. गुप्ता में अच्छा ये डायग्राम बनेगा, मौर्याज में आया तो ये डायग्राम बनेगा. तो आपका वर्क तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी आसान कर रखा है. यू जस्ट हैव टू कंपाइल ईच एंड एवरीथिंग एंड जस्ट गो थ्रू. तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि मेंस का दिस इज एक्चुअली द फंडामेंटल, कि आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है. और कैसे लिखना है वो आपको कोई नहीं सिखा सकता अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस इट. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया बनोगे आप. और मुझे लगता है कि इस पूरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपका पीयर ग्रुप का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है. कि आपके अगर अच्छे दोस्त हों, आपके दोस्त सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हों, बहुत एम्बिशियस हों, तो काफ़ी ईजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड. तो हम लोग आंसर्स डिस्कस करते थे और चीज़ें जितना हमने टीचर से नहीं सीखा उतना हमने पीयर ग्रुप से सीखा. क्योंकि टीचर्स के पास तो आप जैसे सारे लोग हैं, तो दे माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर ईच ऑफ वन ऑफ यू पर्सन ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल. बट देन दे आर द पीयर ग्रुप्स जो कि आपके आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि तेरी कमी यहाँ पे, मुझे लगता है ये गलत है. देन यू वर्क आउट दिस और फिर आपको उससे क्लैरिटी और मिलेगी. तो मेंस के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एंड यू आर गुड टू गो. और जितना जल्दी आप लिख सको. उसका लिखने का भी तरीका होता है कि जनरली 10 मार्कर को आपको 6 से 7 मिनट में कंप्लीट कर देना है. इन द इनिशियल स्टेज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि टाइमर लगा दो. 7 मिनट का टाइम लगाओ, क्वेश्चन लिखो और जो भी आप लिख पा रहे हो लिख दो. 7 मिनट में छोड़ दो. फिर देखो कि आपने क्या लिखा है, क्या चीज़ें आपकी मिस आउट हो गई हैं. और फिर धीरे धीरे करके ना आपकी राइटिंग बहुत तेज होती जाएगी. लेकिन अगर आप अभी से सोच लोगे कि अच्छा आप दिस इज़ माय फर्स्ट आंसर तो मैं टाइम ले लेती हूँ या ले लेता हूँ और यू राइट इन 20 मिनट्स, इवन इफ यू गेट 10 आउट ऑफ 8 या 7 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, दैट डज नॉट मेक अ सेंस बिकॉज अल्टीमेटली आपके पेपर में सारे क्वेश्चन ही छूट जाएंगे. तो इस प्रकार से आपको करना है कि अभी से जितना आप टाइटली अपने आप को होल्ड करोगे दैट विल एक्चुअली हेल्प इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन. तो दैट विल बी द मेन्स पार्ट फॉर मी. देन कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट आई फील फॉर दिस प्रिपरेशन इज इंटरव्यू. जनरली अभी कौन कौन इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू का सोच रखा है कि दिस दे विल राइट. सबने डैफ तो देख रखा होगा ना, डैफ कैसा दिखता है क्या है. तो सबने अपनी हॉबीज़ डिसाइड कर ली हैं, ये हॉबीज़ लिखनी है या ये लिखना है. तो सबका सॉर्टेड है इंटरव्यू. योर मीडियम इज ऑल्सो सॉर्टेड कि किसको कौन सा मीडियम ऑफ इंटरव्यू लेना है. पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन वट एवर मीडियम दे आर चूजिंग. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी वट जनरली क्या होता था कि हम लोग के टाइम पे इंटरव्यू का इतना नहीं था या इतना अवेयरनेस नहीं था. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू जनरली, जो मैंने किया था इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई टुक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंटरव्यू. जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम द बैकग्राउंड वेयर आई केम, आई एम मोर कंफर्टेबल इन अ मिक्स काइंड ऑफ लैंग्वेज. अगर इंग्लिश ही प्रॉपरली बोलनी पड़ती है तो हम इंसान बहुत कॉन्शियस हो जाता है. तो फिर शायद से ही और शी माइट नॉट बी दैट मच एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, और फिर वो कहीं ना कहीं वो दिख जाता है और फिर वो नंबर कम हो जाते हैं. तो दिस टाइम आई टुक हिंदी एज माई मीडियम ऑफ इंटरव्यू. जनरली ये काफ़ी बड़ा मिथ है कि हिंदी में नंबर नहीं मिलते या इंग्लिश में ज़्यादा नंबर मिलते हैं. या जो जैसे मेरा मीडियम हमेशा से इंग्लिश रहा है फॉर माई मेंस एंड एवरीथिंग. तो जनरली जो लोगों को लगता है कि यार हिंदी में हम अगर इंटरव्यू देंगे तो बहुत संस्कृताइज हिंदी पूछेंगे या वो ऐसी हिंदी की बात करेंगे जो कि फिजिक्स को ही भौतिकी बोलेंगे. ऐसा नहीं होता है. बोर्ड मेंबर्स आर वेरी चिल और उनको भी वो अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो इनफैक्ट आपका हिंदी कम इंग्लिश हो जाता है. which makes better sense for people who comes from Madhya Pradesh, who comes from this kind of background, because हमारा mix kind of language ही चलता है. तो वो एक और चीज़ है जो मैं emphasize करूँगा कि आप अभी से सोच लो जो भी आपका medium of interview and try to communicate in that kind of
मीडियम ओनली। जितना जैसे जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर के या जो भी आपके डेली आप जो भी डिबेट्स कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, उनमें उस मीडियम में ही बोलने की कोशिश करो, अपने दोस्तों से बोलो। और जो एक और इंटरव्यू की तैयारी आप किस मीडियम से कर सकते हो कि देयर लॉट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स दैट कम इन द टेलीग्राम, अगर आप लोगों ने देख रखा होगा तो वो ट्रांसक्रिप्ट से आप क्वेश्चन उठा सकते हो बेस्ड ऑन योर डैफ ओनली, कि आप क्या चीज़ें भरोगे। फॉर एग्जांपल किसी का सोशियोलॉजी है या किसी को गार्डनिंग पसंद है या किसी को कोई स्पोर्ट्स पसंद है, तो देख लो कि अच्छा उस क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है, ट्राई टू आंसर। और ये सब चीज़ें आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रीलिम्स और मेंस को टाइम दे रहे हो, अगर आप इंटरव्यू को 20 मिनट्स 25 मिनट्स दिन का देने लग जाओगे अभी से, तो दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स भी देखे होंगे लोगों के, तो there are people who I have seen got 828 marks in mains and they have got 100 या 110 marks in interview, and unfortunately they are not able to make it just because of the interview. And then there are people who are got 720 730 in mains and they have got 220 marks in the interview. तो क्या होता है ना कि जनरली हम मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, मतलब इंसेनली हम मेहनत करते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू आपके 3 पेपर के बराबर है। जितना आप मेंस के 3 पेपर में शायद आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे, उतना आप एक इंटरव्यू में 30 मिनट्स के डिफरेंस क्रिएट कर लोगे। और वो तैयारी आपकी 3 महीने में या 2 महीने में नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। और मुझे लगता है इंटरव्यू में कितना आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अभी से सोचना, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली हम सब लोग जो इतना पढ़ाई करते हैं उनकी हॉबीज़ जनरली नहीं होती हैं, उनका स्पोर्टिंग इतना बढ़िया नहीं होता है, या मे बी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका एक्सपोजर, उनका कॉलेज में उन्होंने कुछ ऐसे लीडरशिप पोजीशंस नहीं होल्ड किए होते हैं, वो सारे कॉलम उनके ब्लैंक रहते हैं। देन अभी आप सोच सकते हो, अभी आपके पास 1 साल है, गो जॉइन एन एनजीओ, गो वर्क फॉर समवेयर। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट गो देयर टू डू, मतलब कि सिर्फ लिखने के लिए। जब आप वहाँ पे जाके काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ही होगी, एंड मे बी वो एक अलग फैक्टर बने आपकी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में। तो ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स, ट्राई टू फाइंड कि आप क्या चीज़ों का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते। किसी को शायरी का शौक होता है, किसी को लिटरेचर का शौक होता है, किसी को बुक्स पढ़ने का शौक होता है। फ्री टाइम में अपने बुक्स पढ़ो और डालो फिर रीडिंग बुक्स या रीडिंग नॉन फिक्शन बुक। दे विल डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन, कौन सी किताब आपने पढ़ रखी है अभी हाल फिलहाल में। देन यू विल से कि सर मैंने ये किताब पढ़ रखी है। देन दे विल टॉक अबाउट दैट बुक, और आपने बहुत अच्छे से आपने उस बुक को एनालाइज कर रखा है, आपने अच्छे से अपने पॉइंट्स कलेक्ट कर रखे हैं, तो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। और अगर आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, आपका डैफ एकदम सिंपल है, देन दे विल आस्क दी करंट अफेयर्स और चीज़ें वो रैंडमली पूछेंगे, और फिर वहाँ पे अपन फंसेंगे कि करंट अफेयर्स में डिफेंस में ही 3 लेयर्स खोल ली, तो अपन कोई नहीं बता पाएगा, बिकॉज हमारे पास नॉलेज है, लेकिन अगर हम इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास किसी चीज़ का भी नहीं है। तो वी शुड नो कि हमें अपने इंटरव्यू को किस डायरेक्शन पे मोड़ना है, और इसके लिए आप जितना अपना डैफ भरोगे अच्छे से, आई एम नॉट सेइंग कि रैंडमली जस्ट भर दो, उसके लिए अगर आप अभी से टाइम दे रहे हो तो आप उन चीज़ों पे कमांड हासिल कर सकते हो, एंड दैट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। जितना आपका मेंस में इम्पैक्ट नहीं होगा, उतना आपका इंटरव्यू में इम्पैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए, इवन इफ कि हमारे जनरली लोग बोल देते हैं, अगर आप बाकी लोगों से डिस्कस करोगे तो पीपल यूज टू से मी ऑल्सो, जब मैं पूछ रहा था कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, तो लोग बोलते थे कि प्रीलिम्स मेंस का देख लो, देन गो फॉर द इंटरव्यू। तो जनरली आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरव्यू की तैयारी इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रीलिम्स एंड मेंस, तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी थिंग अभी से ही, तो इसी से एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो दिस वाज बेसिकली फ्रॉम माय साइड जो मुझे इनपुट देने थे, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव मिस्ड, एंड आई गेस कि वो प्लेथोरा ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट, कौन सी किताबें पढ़नी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या आंसर को कैसे डिस्कस करना है, तो वो सब चीज़ें आप यूट्यूब से देख सकते हो। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, जो भी है, दे कैन आस्क मी, एंड देन फिर वी विल सी। एंथ्रो का बता, आई थॉट कि बहुत सारे लोग हैं फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शनल, तो मैंने एंथ्रो डिस्कस नहीं किया। जनरली एंथ्रो में मेरे मार्क्स हमेशा ही ठीक आए हैं। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 280 मार्क्स, सेकेंड अटेम्प्ट में आई गॉट 282 मार्क्स। दिस टाइम व्हेन आई गॉट द रैंक, इस बार मेरे ऑप्शन में मार्क्स कम आ गए, 258। तो जनरली फिर भी बिकॉज इस बार सबके नंबर डिप आए हैं, तो एंथ्रो में आई हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आई विल सजेस्ट एंथ्रो में कि जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं उनमें आपका 2-3 पेज का नोट्स होना ही होना चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली एंथ्रो में क्या है कि कोई सोर्स आपका प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, मतलब देयर इज नो वन बुक विच कैन से कि पूरा ही सिलेबस कवर है। दे आर टॉपर नोट्स, उन टॉपर नोट्स को लो, कोचिंग में और मटेरियल है उनको लो। तो ऐसे करके ना अपनी फर्स्ट फाउंडेशन नोट्स बना लो, एंड देन फिर उसके बाद क्या है कि उसमें भी चैट जीपीटी, आई विल से, जैसे मैं चैट जीपीटी का हैवीली यूजर था कि दे आर लॉट ऑफ, जैसे प्राइमेट सोशल बिहेवियर ऐसा टॉपिक है एक, उस पर नोट्स जनरली नहीं मिलते हैं। व्हेन यू गो फॉर द चैट जीपीटी दे विल टॉक अबाउट द एन टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर विच यू कैन नॉट इवन हियर। तो अगर आप ये चीज़ों को लिखोगे ना तो आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा बाकी लोगों से। तो बस ये है कि चैट जीपीटी बहुत एग्जॉस्टिव दे देगा, तो उसको अपने को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कहीं पे, तो वो फुल स्टॉप लगाओ और मेक योर नोट्स, राइट इन एंथ्रो, मेक डायग्राम्स। यही है एंथ्रो का जिस्ट, तो कि जितना आप लिखोगे उतना बेहतर होगा। वैल्यू एडिशन उसमें जैसे थिंकर्स हैं तो थिंकर्स के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन, अब इसको थोड़ा मैं डेप्थ में बताता हूँ कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट है कि इवोल्यूशनरी स्कूल, आपको ना एक लाइन में जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हम, लेकिन आपको एक लाइन में पता होना चाहिए कि ये स्कूल ऑफ थॉट कहता क्या है। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है ना, ये बेसिक जिस्ट है। फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, कुछ फंक्शन है किसी भी चीज़ का, कुछ वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डांस हो रहा है तो कोई ट्राइबल डांस कर रहा है तो डांस किसी फंक्शन के लिए कर रहा है कि इससे ऑर्डर मेंटेन रहे सोसाइटी में या उनसे उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या बोलता है कि हर चीज़ एक सोशल ऑर्डर के लिए, इससे सोसाइटी में कोहेशन रहता है। सिंबॉलिक क्या बोलता है कि हर एक सिंबल्स है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिंबल है और सिंबल्स में कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो जो भी स्कूल ऑफ थॉट है ना, उनका एक लाइन में आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको स्कूल ऑफ थॉट में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अपने स्कूल ऑफ थॉट को सिर्फ थ्योरीज में नहीं यूज करोगे, वो आप अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द पेपर 1 एंड इवन इन पेपर 2 आप अपने स्कूल ऑफ थॉट को यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आता है सवाल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे, ठीक है ना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जनरली जो नोट्स बोलते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट को भी ला सकते हो, इसमें आप सिंबॉलिक को भी ला सकते हो, इसमें आप पोस्ट मॉडर्निस्ट को भी ला सकते हो। सिंबॉलिक को कैसे लाओगे कि जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स कैसे बता रहे हैं वुमेन की पोजीशन कम है किसी सोसाइटी में तो वुमेन सबजुगेट होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या कहती है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जनरली जरूरी होता है सोसाइटी के लिए ताकि इससे ऑर्डर मेंटेन रहे, वरना बेस्ड डिवीजन जो हम बोल देते हैं कि लोगों की ऑक्यूपेशंस प्री डिफाइंड होने चाहिए, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन वर्सेस मैन, वुमेन इज अ हाउस वाइफ, मैन इज अ जनरली डूइंग द डिफरेंट वर्क। तो ये कहीं ना कहीं फंक्शन को बताता है। तो अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग आई है ना तो ये चीज़ों आपकी और बेटर हो जाएंगी। एंड इन मीन टाइम आई विल शेयर माई एंथ्रो नोट्स ऑल्सो एंड द प्लेटफॉर्म, तो वहाँ से भी मैंने ये चीज़ों में काफ़ी वर्क कर रखा है कि हर एक टॉपिक पे फंक्शनलिस्ट क्या है, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या है, सिंबॉलिक क्या है, हर एक टॉपिक को ना आपको ऐसे ही फोकस करना है कि कुछ भी टॉपिक आए आपको ऐसे स्कूल ऑफ थॉट डाल देना है, तो इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो एंथ्रो में बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंटरलिंकेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में ना अपन एमएन श्रीनिवास को ला सकते हैं। एमएन श्रीनिवास इज फ्रॉम पेपर 2 बट यू लूज डूमो ही इज अगेन फ्रॉम पेपर 2 बट यू कैन ब्रिंग इट इन पेपर 1। तो इस प्रकार से अगर आप इंटरलिंकेज करोगे ना तो, और ये आप तभी कर सकते हो जब आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों आपने पेपर 1 पेपर 2 अपने बढ़िया तरीके से कर लिया होगा, देन व्हेन यू विल डू द इंटरलिंकेज तो वो सोने पे सुहागा होगा, उससे फिर नंबर बहुत बढ़िया मिलते हैं। ओके ओके, तो जनरली मेरा जो अप्रोच रहता था, और अगेन मुझे नहीं पता मेंस में एक्चुअली आई वाज डिस्कसिंग विद मैडम कि हमें नहीं पता कि वो क्या चेक कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क है, बिकॉज वी ऑलवेज डू थिंग इन रिट्रोस्पेक्टिव। हमारे नंबर आ गए हैं तो हम बोलेंगे ये चीज़ शायद प्रॉबेबली इट विल वर्क। तो जनरली जो मैं करता था वो ये करता था, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आई यूज्ड टू राइट और उसमें टाइम लगा देता था कि ये मेरे क्वेश्चन 35 मिनट में हो जाने चाहिए, और फर्स्ट 5 क्वेश्चन में लिखता था। देन आई विल गो फ्रॉम 11 टू 20th या 20th टू 11th आई विल कम, एंड देन फिर मैं 6 से लेकर के 10 फिर वो बचे हुए 25 या 30 मिनट में आई यूज टू डू। तो जनरली क्या होता है ना कि मे बी ये आप हर कोई एक्सेप्ट करेगा ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका पहला क्वेश्चन एकदम अंतिम में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन अपन लिखेंगे बहुत ही क्लटर्ड लिखते हैं, बहुत
हैंड राइटिंग कहीं भी होती है, इतने बढ़िया से डिमांड एड्रेस नहीं कर पाते। अगर आपके किसी ने 5 क्वेश्चन पहले पढ़ लिए और आपने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, तो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये। तो पहले 5 क्वेश्चन को आप एड्रेस कर लो। अगर हो पा रहा है तो आप पहले 10 क्वेश्चन भी कर सकते हो, फिर 11 से 20 कर सकते हो। जनरली हमारा बायसनेस होता है कि 15 मार्कर के हैं तो ज़्यादा नंबर उसमें मिलते होंगे तो वो गलती से नहीं छूट जाए। लेकिन 10 मार्कर में भी उतने ना, इवन इन एंथ्रो दैट वर्क्स बहुत डिफरेंट। जैसे इस बार मेरा 10 मार्कर खराब हो गए थे, तो मुझे लगता है दैट हैज़ बैकफायर्ड मी और इस वजह से मेरे कम नंबर आए। लास्ट 2 इयर्स में जब भी मैंने मेंस लिखा है तो मेरे 10 मार्कर बहुत बढ़िया होते थे। तो 10 मार्कर में आपको हमेशा ज़्यादा नंबर मिलते हैं, 15 और 20 मार्कर में आपको फिर भी कम नंबर मिल जाते हैं। तो आई डू नॉट नो व्हाट एक्चुअली वर्क, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले 5 क्वेश्चन लिखे, देन वी गो फॉर 20 टू 11th एंड देन वी कंफर्म 6 टू 8। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। यस, ओके। रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन इसका सिलेबस बहुत ही लूजली डिफाइंड है, इवन फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस टू। साइंस तो जनरली मेरा सोर्स हमेशा करंट अफेयर्स रहता था इसका। विजन का जो भी मटेरियल आया हुआ है या जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, जैसे कि एक बार चंद्रयान आ चुका है, बिकॉज इट वॉज डेफिनेटली इन द न्यूज़। तो जो भी कर, आप ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक का, क्योंकि आप करने को 10 बुक पढ़ लो लेकिन दैट डज नॉट मेक अ सेंस। तो इन्वायरमेंट में तो मेंस के लिए तो कुछ कुछ टॉपिक्स जनरली डिजास्टर मैनेजमेंट में पक्का एक सवाल आएगा। तो जो भी डिजास्टर बहुत हाईलाइटेड है उस टाइम पे, जैसे साइक्लोन आता है, वो अल्टरनेटिव वो पूछते हैं, लैंडस्लाइड पूछेंगे, साइक्लोन पूछेंगे, अर्थक्वेक पूछेंगे, देन दे अगेन कम फॉर साइक्लोन। तो इस प्रकार से हमारे पास इन टॉपिक्स पे मेंशन होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। एक EIA करके टॉपिक है, उस पर अपने को 3 पेज का नोट्स होना चाहिए। व्हाट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या इश्यूज हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, और रेस्ट द करंट अफेयर जो भी मेंस 365 या PD 365 में आ रहा है उतना अपन कर लेंगे। उतना ही लोग करते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आता है, बहुत अलग आता है, दैट विल बी अ, जैसे ट्विस्टर आया इस बार GS1 में, दैट वाज अ बाउंसर फॉर ईच वन ऑफ अस। तो हमने फिर वहाँ पे ट्विस्टर है, अच्छा मे बी इट इज़ अ साइक्लोन, मैक्सिको में बात कर रहा है, तो साइक्लोन की तरीके से हमने उसको एड्रेस कर दिया, एंड दैट वर्कड फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस प्रकार से फिर जो बहुत बाउंसर क्वेश्चन आता है आपको ऐसे एड्रेस करना है, नहीं तो आपको बेसिक तो जो भी आपका करंट अफेयर्स है वहीं से करना है, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट दोनों का। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, very congratulations for your achievement. थैंक यू भाई, थैंक यू। Sir, I wanted to ask that how writing plays a very important role. The writing should be readable and understandable, or we should more emphasize on good handwriting. ओके भाई, मुझे लगता है कि हम अब इस एज में आ गए हैं कि वी कैन नॉट चेंज द कोर फंडामेंटल्स, राइट। अगर अपनी हैंड राइटिंग बहुत ही ऐसी है तो हम उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे उस पर, तो दैट विल इम्पैक्ट द बाकी चीज़ों को, कि हम बहुत धीरे धीरे लिखने लग जाएंगे, फिर अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन इट वॉज रीडेबल इनफ। तो मुझे लगता है कि इफ़ इट इज़ रीडेबल इनफ इट विल वर्क। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनकी हैंड राइटिंग रीडेबल इनफ रही है, तो इट वर्क। तो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग है, दिस विल ऑलवेज वर्क एज एन एडेड एडवांटेज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो तो फ़ायदा करेगी करेगी, क्योंकि आप लोग भी किसी की कॉपी चेक करोगे तो दोनों ने सेम आंसर लिखा है, किसी को आप 7 दोगे, किसी को आप 5 दोगे, बेस्ड ऑन द हैंड राइटिंग ऑनली। हम लोग सबके अंदर ये बायसनेस है। तो लेकिन आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपकी अभी तक हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसको बहुत सुंदर तो नहीं बना सकते, बट उसमें डायग्राम्स ऐड करके, एग्जाम्पल्स ऐड करके, अपने कंटेंट को और इनरिच करके अब कहीं ना कहीं उनसे बेटर हो सकते हो। तो या अटेम्प्ट करते थे, तो पूरा प्रोसेस क्या होता था? जैसे कि हाउ ऑफन यू अटेम्प्ट अ टेस्ट? जैसे विजन के 35 टेस्ट होते हैं, तो 35 टेस्ट में आज सपोज आपने 29 नंबर का टेस्ट दिया, इको सर्वे का जो होता है, तो क्या आपका प्रोसेस होता था कि क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक कैसे आपने उसको करते थे, कितने इटरेशन में कैसे, और फिर कैसे उसको आप एनालाइज करते थे, लाइक कि क्या गलत है, कैसे क्या, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है बहुत डिटेल्ड होता है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। 2 घंटे हमने टेस्ट दिया, 2 घंटे के बाद अगर हम उसको 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हैं, तो पूरा दिन का हमारा प्रोडक्टिव आवर्स तो गया। और अगर वो स्किप कर दिए तो फिर तो मतलब वो डज नॉट मेक अ 35 सेंस। एज इट इज हो गया। तो ये बहुत बिग हर्डल है, प्लीज। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जनरली लाइक आई टोल्ड कि मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। तो जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था इन 2019,
तो आई वॉज अ नूब देन दैट टाइम। तो मैंने एक ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ के 15-16 पेपर दे दिए, उसमें 120-130 नंबर आते थे। लगा अपन ही महान है, अपने को ही सब कुछ आता है एंड वी विल क्लियर द प्रीलिम्स। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। दैट मीन्स माई सेकेंड अटेम्प्ट जहाँ पे मेरे 120 नंबर एक्चुअली आए। तो उस साल क्या था कि फॉर्चुनेटली ऑल्सो दैट ईयर वॉज अ कोविड ईयर। तो क्या हुआ था कि उस साल पे हमारा प्रीलिम्स होना था मई में एंड फिर वो शिफ्ट हो गया था अक्टूबर में। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ 90 to 100 टेस्ट दिए थे और दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी। वहाँ से जहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादा क्वेश्चन देने से ना आपको जिस्ट समझ में आएगा कि अच्छा कौन से आपको ऑप्शन से ही या जो स्टेटमेंट उससे फील आने लग जाता है, ये शायद गलत लिखा हुआ है, ये शायद सही लिखा हुआ है, ये नहीं ये तो गलत है, ऐसे करके। तो जब आप ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो इससे ये फ़ायदा होता है जो आई एम टेलिंग कि वो फील आता है एंड विच फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्चुअल एग्जाम हॉल में जो कि आपको नहीं पता होंगे, तब आप फील से ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे रिगार्डिंग नाउ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो जनरली मैं भी आप लोगों की तरह ही टॉपर टॉक्स देखता था। तो जनरली व्हाट लॉट ऑफ टॉपर्स सजेस्ट, और अभी भी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो व्हाट लॉट ऑफ टॉपर्स यूज टू से कि वो 3 आइट्रेशन में पेपर को सॉल्व करते हैं। I never do in 3 iteration. In my first attempt, I did in 3 iteration, and because of which मेरा prelims का क्वेश्चन पेपर छूट गया। मतलब I was not able to look for the entire question और मैं सोच नहीं पाया, बिकॉज फर्स्ट इटरेशन में आप एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, तो उसमें अगर थोड़ा भी डाउट होता है आप छोड़ देते हो। देन फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आप आते हो, सेकेंड आइट्रेशन में आते हो, तो आप उन डाउट्स को फिर से सोचते हो, तो वो ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा प्रीलिम्स का हमेशा अप्रोच रहा है डू द मैक्सिमम, सारे क्वेश्चन करना है, पेपर कितना भी टफ आ जाए सारे क्वेश्चन करना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब उसके लिए अगर आप पहले सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन करोगे फिर डाउट वाले करोगे तो मेरे लिए सेंस नहीं बनता था। तो आई डू फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, इसमें मुझे समझ में आ रहा है अच्छा ए और बी हट जाते हैं इसके, सी और डी मुझे लग रहा है आई एम नॉट एबल टू टेक अ कॉल, सी डी मैंने टिक किया, आगे बढ़ा। सेकेंड क्वेश्चन किया, ए तो एग्जैक्टली गलत है, बी सी डी में डाउट हो रहा है, बी सी डी टिक किया, आगे बढ़ा। थर्ड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहा है, बी होगा। फोर्थ क्वेश्चन किया, फिर डाउट आ रहा है, 2 को हटाया, ऐसे करके आई विल रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आई विल गो फॉर द 100th क्वेश्चन। और ये मेरा कुछ 45 या 1 आवर कभी 1 घंटे 20 मिनट भी लग जाते थे, इतना हो जाता था डिपेंडिंग ऑन द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन। देन आई विल गो फॉर द OMR फिलिंग ऑल्सो एंड आई विल गो फॉर 100th क्वेश्चन नाउ। 100 क्वेश्चन पढ़ा, इसमें मुझे ए और बी में डाउट था, सी और डी में मुझे अब कॉल लेना है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं कॉल मैं लूंगा ही अब, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव द टाइम कि अब मैं थर्ड टाइम पे आकर के 100 क्वेश्चन को देखूंगा, आई हैव टू टेक अ कॉल। तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा, सी और डी में मुझे जो भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है आई विल डू, एंड उसको सी को मैंने गोला भरा OMR में, आगे बढ़ा 99 98 ऐसे करके आई विल डू द एंटायर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 3 में डाउट है ना, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी कॉल, उन क्वेश्चन को ही मैं सेकेंड आइट्रेशन में छोड़ूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ 5 से 6 ही होंगे। और फिर करते करते जब तक मेरे को 15 मिनट बचा रहेगा या 10 मिनट बचा रहेगा और मेरे पास ये 5 क्वेश्चन पे ही अब कॉल लेने का वक्त होगा, 95 क्वेश्चन मेरे हो चुके होंगे। और फिर थोड़ा सा मैं उन क्वेश्चन पे भी अब टाइम लूंगा कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल सिकाडा आया था लास्ट ईयर कि क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, लेकिन फिर आप सोचते हो सिकाडा कहाँ पढ़ा है क्या। फिर जब जो मैं हॉरिजेंटल कवरेज की बात कर रहा हूँ वो वहाँ पे वर्क करता है, फिर आप थोड़ा रिलेट करते हो, अच्छा कोई टेस्ट सीरीज में कहीं तो सुन रखा है ये कुछ तो है, फिर आप ऑप्शन को देखते हो, नहीं बी ऑप्शन लग रहा है, यू आर टेकिंग द गेस ओनली, यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ इट, लेकिन आप फिर गेस करते हो। तो इस प्रकार से फिर मेरे पास टाइम बचता था एंड फिर मैं सारे क्वेश्चन कर लेता था। तो दिस वाज माय अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स। एंड रिगार्डिंग योर सेकेंड क्वेश्चन कि जब हम टेस्ट सीरीज करते हैं तो बहुत सारे टेस्ट करने के बाद फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नो डाउट अबाउट इट, भाई टाइम लगता था, मुझे भी लगता था। एंड उसके लिए जनरली मेरे को लग जाते थे, तो जनरली जब मैं टेस्ट देता था मैं 9 से कोशिश करता था मैं टेस्ट जल्दी ख़त्म करूँ, तो मेरा 1.5 घंटे वहाँ पे आधा घंटा बचा, मैं टेस्ट जल्दी ख़त्म किया और फिर लगा ये वाला पार्ट। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है यार कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ये मतलब नहीं, मतलब इसका आपको नॉलेज भी बना लिया तो कुछ नहीं होने वाला आपका, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में तो मुझे लगता है आपको 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, मतलब उसके लिए जनरली मेरे 3 से 4 घंटे लगते थे। अभी आप ये कर सकते हो कि फिर उन रैंडम जनरली जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे ये सजेस्ट करते थे कि कुछ क्वेश्चन जो बन गए हैं, एग्जैक्टली बन गए हैं,
उन क्वेश्चन को मत पढ़ या उन क्वेश्चन को छोड़ दे। तो ऐसे मतलब 35 क्वेश्चंस होंगे जो हमें बन गए होंगे, उन क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता था कि भाई जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल जो आंसर दिया हुआ है, उसमें 2-3 चीज़ें नई लिखी हुई हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कुछ और आया था जो उसके साथ फैक्ट्स लिखे हुए 2-3 चीज़ें नई। अगर मैं वो छूट गया तो फिर मेरे को वो फोमो होता था कि मेरा छूट ना जाए, और मुझे लगता 2 मिनट ही और लगेगा, तो वो चक्कर में मैं सारे ही फिर रीड कर डालता था। तो वो चीज़ आप छोड़ सकते, दैट इज़ योर कॉल टोटली, कि आप चीज़ें छोड़ सकते हो, इससे कुछ टाइम बच सकता है। बट वो हॉरिजेंटल कवरेज कहीं ना कहीं होता है आपका, तो कोशिश करो जल्दी रीड करने की, जल्दी रीड करने की, और एक टाइम लिमिट बना लो कि अच्छा मतलब मान लो कि मुझे 3 घंटे में इसका आंसर रीडिंग कर लेना है। नहीं हो पा रहा है तो गो फॉर द नेक्स्ट डे और गो फॉर योर फ्री टाइम, और इस प्रकार से आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसका नोट्स या उसका रिवीजन का कुछ या मतलब टेस्ट देके उसको मतलब बस फेंक दिए। ना मतलब आप टेस्ट दो, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें आपको एक बार देखनी होंगी। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगता होगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई सोलर एनर्जी में आ गया कि गुजरात आगे है, तमिलनाडु आ गया, ऐसे करके कुछ फैक्ट आ गया, उसको या तो आप नोट्स बना लो, नोट्स विल अगेन टेक लॉट ऑफ टाइम। तो या तो आप डिजिटल नोट्स बनाओ कि उसको ये कॉपी पेस्ट करके आपने बना लिया कहीं पे, या फिर आप पेपर में ही हाईलाइट कर लो। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो पेपर में वो हाईलाइट कर लो, कि फिर जब आप सेकेंड टाइम आओ, थर्ड टाइम आओ, तो आप हाईलाइटेड चीज़ों को ही देखो उसमें से, कि अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ हाईलाइटेड नहीं, सेकेंड में, थर्ड में, ऐसे करके, तो फिर उससे आपको कम टाइम लगेगा। तो यू कैन हाईलाइट द स्टफ, जो कि क्या होता है कभी कभी हम पूरा ही हाईलाइट कर लेते हैं, तो उससे अपने को बचना है। आपको हाईलाइट उन चीज़ों को ही करना है जो आपको लगता है एक्चुअली आपको सेकेंड टाइम रिविजन की ज़रूरत है। नहीं तो आपका कहीं ना कहीं आपका रेसिडुअल नॉलेज ऑलवेज हेल्प, एटलीस्ट इन द प्रीलिम्स, कि आप ज़्यादा टेस्ट दोगे तो आपने कभी कोई चीज़ पढ़ रखी है ना, तो आपको पक्का याद आएगी। अब क्योंकि क्या होता है प्रीलिम्स में, आपके पास क्वेश्चन भी होता है और आपके पास आंसर भी होता है, उन 4 में से ही कुछ आंसर है, तो फिर उससे ना आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो, अच्छा ये है, इसका मैंने कभी पढ़ा, एग्जैक्टली आपको नहीं याद आता है, बट यू आर एबल टू डिसिवर। मेरे साथ होता था ऐसा, तो ये हो जाता है कहीं ना कहीं, तो यू कैन हाईलाइट उसके लिए। तो लास्ट मिनट जैसे लास्ट डेज का 15 डेज जैसे अभी बचे हैं प्री के लिए, या मतलब सपोज लास्ट मंथ में कैसे आप कंसोलिडेट करते थे, लाइक नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, फिर स्टैंडर्ड बुक पीएमएफ है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए पीएमएफ, एनसीईआरटीज, क्लास नोट्स, तो फिर और फिर उसमें भी थोड़े थोड़े नोट्स हमारे खुद के होते हैं, तो फिर कैसे आप उसके कंसोलिडेशन आपका कैसे रहता है? तो लास्ट टाइम पे भाई व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स ना, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा भूलते हो। बिकॉज इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में एक बार कंसेप्ट पता चल गया तो बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन स्किप द इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ऐसे ही ज्योग्राफी में ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू डोंट नीड टू रिवाइज इट अगेन अगेन, आप कर लोगे, लो प्रेशर है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो रेगुलरली भूलती, जैसे ज्योग्राफी में ही माउंटेन्स की, माउंटेन कौन सी माउंटेन कहाँ है, मैप की, अब हरिश्चंद्र रेंज कहाँ है, बालाघाट कहाँ पे है, या वेटलैंड्स कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, जो रिवर्स हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक है, और भी चीज़ें होती हैं जो हमेशा लगातार भूलती रहती हैं। तो ये आपको ना, जब भी आपके पास जो साल भर है में आप इन चीज़ों को हाईलाइट करो, कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर में मुझे ये चीज़ भूल ही जाती है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, दोज थिंग्स यू नीड टू सी द लास्ट टाइम। बाकी चीज़ों को आप स्किप कर, अगेन आई विल से, मैं तो हाईलाइट करता था उसमें, और मेरे पास डिफरेंट हाईलाइटर्स, जैसे मैं इसमें आपको लक्ष्मीकांत का रेफरेंस देके समझाता हूँ, इट इज़ अ वेरी बल्की बुक, और ये आपको टाइम लगता है इसको रिवाइज करने में। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि कुछ चीज़ों को मैं पेन से हाईलाइट करूँगा, कि अच्छा जब मेरे पास इफरात टाइम होगा, बहुत टाइम होगा, तो आई विल रीड द इंटायर बुक और चीज़ों को मैं पढ़ लूँगा। जब मुझे ये एक दिन में ही कंप्लीट करनी है तो आई विल रीड द हाईलाइटेड ग्रीन वाला पार्ट ओनली, कि जो जो हाईलाइटेड है, बाकी चीज़ों को मैं स्किप करूँगा, एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि मुझे बाकी चीज़ें पता होंगी, लग रहा होगा भूल रही हैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मुझे ये एक दिन में ख़त्म करनी है। जब मुझे आधे घंटे या 45 मिनट में उस बुक को ख़त्म करना है तो आई विल रीड ओनली द ऑरेंज वाला पार्ट। ग्रीन में भी मैं ऑरेंज करके रखता था कुछ कुछ को, कि अच्छा बस ऑरेंज का पढ़ लेना है, बाकी चीज़ें ठीक है। तो इस प्रकार से आप ना डिफरेंट डिफरेंट हाईलाइट करके रखो, कि और ये खुद का वो होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक इंसान का डिफरेंट जोन होता है, डिफरेंट स्ट्रेंथ और डिफरेंट वीकनेस होती है। मे बी मुझे कोई चीज़ ज़्यादा भूलती है, ज़्यादा याद रहती हो, आपको कोई और चीज़ ज़्यादा भूलती और याद रहती हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या भूलता है, आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है एट द लास्ट टाइम, और बाकी चीज़ों को आपको ये मान लेना है आपको याद आता है, क्योंकि यू कैन नॉट रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज इनसेन।
Evening, sir. First of all, many congratulations, sir. थैंक यू भाई. Sir, my question is, sir, like after 2-3 attempts, sir, जैसे आपने भी 22 में जो दिया था, सर फीलिंग ऐसा आने लगती है जैसे सर कि शुड बी लुक फॉर मोर ऑप्शंस, लाइक दोस्त लोग भी अच्छा कर रहे होते हैं, एमबीए के लिए जा रहे होते हैं और आप अपने टेबल पर बैठे हो, और तो सर इन्वेस्टेड भी बहुत हो जाते हैं उस टाइम तक. सर हाउ यू टैकल दैट सिचुएशन, एंड सर इफ़ यू कैन talk about that infamous luck factor that comes to play in this preparation, sir. Thank you, sir. हाँ, जो लेटर पार्ट आपने बोला, आई डोंट वांटेड टू एड्रेस इट लेकिन आपने बोला हुआ है, एंड एज एन एस्पिरेंट वी नीड टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि लक इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर हार्ड वर्क. मतलब बिना लक के नहीं होता है एग्ज़ाम क्लियर. आपके सारे सितारे आपको अलाइंड चाहिए, बिकॉज आफ्टर अ टाइम यू विल, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, 2022 आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट आई विल क्लियर द एग्ज़ाम. मैं अपने दोस्त से भी बात करता था, दैट ईयर ही गॉट इनटू आईपीएस. उससे मैं दोस्त से बोलता था कि भाई टॉप 70 में नहीं आया तो क्या होगा. मैं आई वॉज टॉकिंग इन दैट वे कि मतलब आई वॉज नोइंग कि ये रैंक तो आनी है, एंड दैट ईयर मेरा नाम ही नहीं था लिस्ट पे. दैट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी. और इस साल मेरा नाम है, और जबकि मुझे लगता है ऐसा कि इस बार मैंने मेंस इतना बढ़िया नहीं लिखा जितना मैंने 22 में लिखा है. मेरा लगने और उनके लगने में डिफरेंट हो सकता है, बट दैट वाज माय फीलिंग. तो कहीं ना कहीं भाई लक फैक्टर वर्क्स अ लॉट. इस बार मेरे 185 आई इंटरव्यू, एंड बिकॉज ऑफ विच आई गॉट इनटू द लिस्ट. अगर ये 120 आ जाते तो आई वाज नॉट इनटू द लिस्ट. और अगर मेरे 120 भी आते तो आई कुड हैव जस्टिफाइड कि मेरे 120 क्यों आए हैं. अब मेरे 185 हैं तो आई एम ऑल्सो जस्टिफाइंग कि मेरे 185 क्यों आए हैं. तो बट यू जस्टिफिकेशन आप रेट्रोस्पेक्टिव ही कर रहे हो आप, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. तो लक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और अपन इसको नलीफाई नहीं कर सकते हैं. तो प्रिपरेशन के साथ साथ अपने को लोगों की प्रेयर्स, डू द नोबल वर्क, हमेशा अच्छे काम करते रहना है, चीज़ों पे इन्वॉल्व रहना है. तो मे बी दैट प्रेयर्स एंड एवरीथिंग वो कल्मिनेट होती हैं कभी ना कभी. तो ये तो है, लक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपका पहला क्वेश्चन क्या था? जर्नी हो गया आपका भी सर. तो सर हैव यू हैड एनी प्लान बी और कुछ और, जैसे यू गॉट फॉर्चुनेटली यू गॉट दैट SAI वाला जॉब, बट इफ़ नॉट दैट सर आपने कुछ सोचा था ऐसा कि भाई इसमें ना दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं. अगेन आई वाज डिस्कसिंग विद मैडम. तो इसमें अगेन आई विल से कि आपका इसमें खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. आई विल नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग, लेकिन मुझे ये लगा है भाई एग्ज़ाम की प्रोसेस में कि यू अर्जुन की आय होता है ना, उसमें नज़र हमेशा होनी चाहिए कि यू वांट यूपीएससी. तो वो कहीं ना कहीं आपका फोकस होना चाहिए. उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रीलिम्स दिया, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब आपको साल भर है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो मीनवाइल कोई एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ आ रही हैं चीज़ें, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो ट्राई टू ग्रैब दैट. कुछ एग्ज़ाम्स दो, प्रोसेस में आप इन्वॉल्व रहोगे, ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी, क्योंकि इतनी एकदम से हम एग्ज़ाम के बाद नहीं पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम मस्ती में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है. तो उस टाइम पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो. लेकिन क्या होता है कि भाई हर एक एग्ज़ाम का अपना डिफरेंट नेचर है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बैंकिंग एग्ज़ाम, इफ़ यू आर गोइंग फॉर इवन द PSC, फॉर एग्जाम्पल अगर MPPSC की मैं बात करूँ, तो UPSC से इंटायरली डिफरेंट है. द स्टेज इज सेम, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, बट उसका प्रीलिम्स में यू हैव टू करेक्ट 85-88 ऑड क्वेश्चंस, तब जाकर के आपका प्रीलिम्स होगा, मतलब विच इज़ वेरी इनसेन. मेंस में भी उसके 1 मार्कर 2 मार्कर आते हैं, यूपीएससी में 10 मार्कर 15 मार्कर आते हैं. उसमें मेंस में बहुत फैक्चुअल पूछता है, इसमें मेंस में थोड़ा एनालिटिकल पूछता है. तो दोनों की तैयारी ही बहुत डिफरेंट है. तो आप कर सकते हो तैयारी, बट वही है कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, और जहाँ आपने एफर्ट मारा वहाँ पे ह्यूमन एनर्जी इज़ वेरी लिमिटेड. तो जहाँ आपने यहाँ पे एफर्ट मारे, यहाँ पे आपके एफर्ट्स कम होंगे. तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना प्रिपरेशन को सस्टेन कर पाते हो, कितना आप कब तक कैरी कर पाते हो. मेरे लिए ये होता भाई कि अगर मेरा साइन नहीं होता, तो मैं तो उस साल ब्रेक लिया था. मैंने 22 के बाद 23 आई हैव टेकन अ ब्रेक. इन सितंबर आई गॉट द साई. मैंने ब्रेक लिया था और मैंने MPPSC नहीं दिया था उस साल, थिंकिंग दैट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विल गिव द येट अनदर अटेम्प्ट. और साई नहीं होता और ये अटेम्प्ट में भी नहीं होता, आई वुड हैव गॉन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो मेरा ये था थोड़ा. लेकिन आई विल सजेस्ट कि आफ्टर अ टाइम आपको समझ में आ रहा है, थर्ड अटेम्प्ट के बाद, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, तो कुछ कुछ चीज़ें कर लो. जैसे आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में कमांड लेकर के आप PhD कर सकते हो, उस पर ही पोस्ट ग्रेड कर सकते हो. तो दैट विल ऑल्सो ऐड इन योर डैफ.
डैफ में भी आपके काम करेगा। बाकी ऑप्शन MBA कर सकते हो, थोड़ा सा और दूसरे एग्जाम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो दैट इज़ अप टू यू। फॉर्चुनेटली इनफ कि मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा कि माई मदर एंड फादर नेवर डिस्कस विद मी कि बेटा आप क्या करेगा, तू सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दे नेवर डिस्कस विद मी। ये मेरे ऊपर था कि मुझे कॉल लेना है, एग्ज़ाम लेना देना है कि नहीं देना है। एंड देन द पीयर ग्रुप, जैसे मेरा दोस्त, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई IPS फ्रेंड, तो ही यूज़ टू टेल मी, जब आप बोल रहे हो कि लोगों को देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हो वगैरह वगैरह, कि पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ मस्ती, दे आर डूइंग दैट, दे आर डूइंग दिस, और आप बहुत पीछे हो गए लाइफ में, तो फिर आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा वेंट आउट कर लो कि यार मैं देख रहा हूँ इनको कि ये कर रहे हैं, तो वो मेरे को बोलता था यार अपन तो बहुत अच्छा कुछ करेंगे, ये तो बहुत ही मतलब ट्रिवियल सी चीज़ कर रहे हैं। तो अब करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं पता, बट दैट काइंड ऑफ थिंग ये आपको थोड़ा सा बूस्ट करता है कि हाँ एटलीस्ट समवन इज़ देयर, तो हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से ऑप्टिमिज्म चाहिए, एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर चाहिए, एंड देन फिर वो आपके ऊपर है कि आपको प्लान बी पे जाना है कि प्लान ए पे स्टिक करके रहना है। बिकॉज आई नो बोथ द साइड ऑफ द स्टोरी, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स whose attempts are now exhausted and now they are thinking about the plan B. I have very good friends, जैसे मेरा एग्जाम्पल है कि मेरा लेटर उसमें फाइनली आई गॉट इनटू द लिस्ट, तो ऐसे भी कई एग्जाम्पल है, ऐसे भी कई एग्जाम्पल जिनका नहीं हुआ है। तो दैट इज़ अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मतलब इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें एनर्जी दे सकते हो नहीं दे सकते हो। आपके पास है एनर्जी, आपके पास फाइनेंसेस ठीक है तो आप दो, नहीं है तो फिर ट्राई टू थिंक फॉर नेक्स्ट ऑप्शन एंड देन कम बैक, ऐसा भी कर सकते हो। क्या नहीं समझा नहीं? सर लाइक इंटरव्यू में सर some people get 220 200 sir, so sir, coming from a humble background, मतलब not so elite background, those colleges sir क्या अलग कर सकते हैं, क्या better कर सकते हैं सर to match up with those guys? वह जो बताया कि इंटरव्यू में ना आप अभी से, आप पहले डैफ को आज जा करके घर में देखना कि डैफ में क्या क्या चीज़ें वो पूछ रखा है, और फिर डैफ में आप सोचना कि अच्छा मैं इसमें क्या भर सकता हूँ, मेरा किस में लीडरशिप रोल रहा है, नहीं रहा है तो आज 1 साल के अंदर मैं कहाँ पे लीडरशिप रोल अदा कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, मे बी आई कैन टीच समवन, मे बी आई कैन ज्वाइन सम NGO, मे बी आई कैन डू सम, भोपाल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ऐसी जब आपको फ्री टाइम मिलता, आपको करने में बहुत अच्छा लगता होगा, प्ले सम स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स में नॉलेज गेन, स्पोर्ट्स से क्या होता है, फिजिकल हेल्थ इज़ एज इंपॉर्टेंट एज योर मेंटल हेल्थ, जब आप फिजिकली थोड़ा फिट होगे तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, तो कुछ स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स से आप स्पोर्ट्स को भरो, उस पर स्क्वैश खेलो, टेनिस खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल के जो भी खेलो, और उसको लिखो उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लिख सकते हो अपने डैफ पे, और कोशिश करो कि डैफ को थोड़ा सा अपना एनरिच करने की, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हो, तो उससे नंबर अच्छे बढ़ते हैं। मीडियम डिसाइड कर लो, मीडियम कौन सा बोलना है, उसमें ही बहुत सारे अपने ओपिनियन रखो, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो लास्ट ईयर्स की कि क्या क्वेश्चन टॉपर से पूछे गए हैं, उन ट्रांसक्रिप्ट के आपके आपके अपने आंसर्स बनाओ, ट्राई टू आंसर इन दैट वे, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच।